3। वित्तीय पटकथा। हम सब अनजाने में ही अपने वित्तीय जीवन में एक पटकथा के अनुसार संचालित होते हैं। वह समाज से मिली होती है या जन्मजात होती है, यह तय करना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि यह दोनों का ही मिलाजुला रूप है। कमोबेश यह कुछ इस तरह से चलती है। आपके जीवन के पहले 3 साल आपको खेलने और बोलने और चलना सीखने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाता है। जितनी जल्दी आप ये दोनों काम करने लग जाते हैं, अगले 20 साल या उससे अधिक समय के लिए आपको तमाम तरह के और आकार के स्कूल में डाल दिया जाता है, जहां आप तमाम तरह के कौशल सीखते हैं जो आपको उत्पादक बनाते हैं। फिर अगले 40 साल तक आप उस कौशल का अभ्यास करते हैं, पैसे कमाते हैं, शादी करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, जो लगभग मिलती जुलती पटकथा के अनुसार काम करते हैं, और इस प्रकार आप अपने 60 के दशक में किसी समय रिटायर हो जाते हैं। सोच यह है कि रिटायरमेंट आपके जीवन का स्वर्णिम दौर होता है, जैसे कि आप शुरुआती 3 साल के दौरान थे आपको उन्मुक्त रहने की छूट प्रदान करता है। संक्षेप में और जरा आपसे रूखे अंदाज में, शायद हम में से ज्यादातर रिटायरमेंट के लिए ही जीना चाहते हैं। हमने इसे मान लिया होता है या स्वीकार कर लिया होता है, क्योंकि हमें यह सब काफी कम अंतराल पर बताया गया होता है कि हमें अगले 40 साल तक हर दिन 8 घंटे काम करने की जरूरत है, ताकि हमारा रिटायरमेंट सुरक्षित बन सके। आते जाते दिनों में हम अपनी जवानी से मध्य आयु में पहुंच जाते हैं और हैरत के साथ सोचते हैं कि क्या यही जीवन है, और कभी कभी हम अपने अलग समय में अपने आप को समझाते हैं कि यह सब कुछ नहीं है, और खुद को समझाने के क्रम में यह कहते हैं कि कुछ है जो पकड़ में नहीं आ रहा है, या हम कोई चूक कर रहे हैं। अपनी निजी वित्त से संबंधित किताब योर मनी और योर लाइफ में लेखक और वित्तीय सलाहकर्ता विकी रॉबिन के यह कहने में दम नजर आता है, जिसमें वह इस ओर इशारा करते हैं कि हम काम के दौरान बिताए गए घंटों को अक्सर कम करके आंकते हैं। भारत में ज्यादातर लोग 9 घंटे रोजाना काम करते हैं, और सिद्धांत में शनिवार और रविवार को ही छुट्टी नसीब होती है, यानी कुल 45 घंटे का हफ्ता होता है। क्या ऐसा नहीं है? हम जानते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन काम को दिए जाने वाले समय का और बेहतर सटीक आकलन तब होगा जब इसमें ऑफिस के लिए निकलने और वापस घर पहुंचने के अतिरिक्त समय को भी काम के घंटों में ही जोड़ा जाए। अगर आप सुबह 7 बजे घर छोड़ते हैं और वापस 7 बजे पहुंचते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, और अगर आप मीटिंग में शामिल होते हैं और घर से फोन पर ऑफिस के काम की बात करते हैं, तो इसे भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए। इसमें वह काम भी जोड़ा जाना चाहिए जो आपका मैनेजर आपसे निवेदन करके छुट्टी के दिनों में आपसे कराता है। इस तरह से 45 घंटे का हफ्ता अगर दूसरे तरीके से जोड़ा जाए तो बढ़कर 60 या यहां तक कि 70 घंटे तक जा पहुंचता है, और ऐसा हम में से ज्यादातर के साथ होता है। हम ऐसा इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर सहयोगी ऐसा ही कर रहा होता है। जब हम देखते हैं कि हमारे सभी साथी उसी तरह से जीवनयापन कर रहे हैं जैसे कि हम, तो हम महसूस करते हैं कि जरूर इसके लिए कोई कारण होगा और जीवन का यही मतलब होता होगा, और यहाँ तक कि यह भी सोचते हैं कि इसी तरह से हमेशा होता होगा। आधुनिक पूंजीवाद के समर्थकों ने हमारे अंदर इसी तरह का विश्वास भर रखा है। वे कहते हैं हमने इसे अब आसान बना लिया है, और औद्योगिक क्रांति के काल की तुलना में जबकि लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता था, यह सही भी है। औद्योगिक क्रांति के काल में भी काम के औसत घंटे 60 से 70 ही होते थे, लेकिन उससे पहले क्या होता था? मध्ययुगीन समय में लोगों के लिए काम के दिन कैसे होते थे? इस विषय पर जो भी शोध मौजूद हैं, वे यही बताते हैं कि मध्ययुगीन आदमी का जीवन बहुत धीमा था। काम की गति बहुत आरामदायक थी। न केवल किसानों को दिन में ढेर सारे आराम के मौके मिलते थे, मसलन नाश्ते के बाद दोपहर की नींद और रात के खाने की छुट्टी तो मिलती ही थी, इसके अलावा उन्हें साल में कुछ ही महीने काम करना पड़ता था। 14वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में साल में औसतन काम के दिन 120 ही हुआ करते थे, जिसका मतलब था कि अनुमानतः 1440 घंटे ही काम होता था। 13वीं शताब्दी का आकलन यह बताता है कि किसान परिवार खेत में प्रति वर्ष 150 से ज्यादा दिन काम नहीं करता था। 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड के मैनोरियल रिकॉर्ड के मुताबिक साल में 175 दिन काम के लिए तय थे। इन आंकड़ों के और ज्यादा सटीक होने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे जो संदेश निकल रहा है उसे पकड़ना ज्यादा जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि यह मूलभूत जैविक या अंतरात्मा का लक्षण हो जो हमें 60 घंटे प्रति हफ्ते काम करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि इतिहास के ज्यादातर हिस्सों में हम उतना ही काम करते थे जिससे जीवन को ठीक ठाक चलाने के लिए उत्पादन हो जाता और बाकी के समय हम मनोरंजन में बिताते थे। संयोग से अगर हम में से कुछ लोगों को यह अवसर मिला हो कि उन्होंने ग्रामीण जीवन को नजदीक से देखा हो तो ऊपर बताई गई बातें आश्चर्यजनक नहीं लगेंगी। हम में से कितनों ने ही गांव की धीमी, शांत, आरामदायक जिंदगी को देखते हुए ईर्ष्या नहीं की होगी, जहां समुदाय का एक मतलब होता है, जहां मिलजुल कर बैठकर हंसी ठाके में दिन बीतता है और जहां गाते गुनगुनाते समय गुजरता है, और हम में से ज्यादातर के पास हर काम के लिए भरपूर वक्त होता है। गांवों के लोग दिन के हर सेकंड भागते हुए से नहीं नजर आते हैं। हार्वर्ड के अर्थशास्त्री जूलियट बी शोर अपनी किताब द ओवरवर्ल्ड अमेरिकन द अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन ऑफ लीजर में बात करती हैं कि कैसे हर साल समय गुजरने के साथ काम के घंटे किस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जिस साल यह किताब लिखी गई उस दौरान यह अनुमान लगाया गया कि औसत अमेरिकी के पास हर हफ्ते महज 16 घंटे ही फुर्सत के होते हैं। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए समय नहीं है। हम में से ज्यादातर वर्ष 2014 में 16 घंटे की फुर्सत को लग्जरी मान बैठे। हम में से ज्यादातर के पास नौकरी के अलावा परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं रह गया है। हम में से बहुत से लोग अपने बच्चों को बहुत कम समय के लिए ही रोज देख पाते हैं। मेरा एक दोस्त जो पिछले साल ही पिता बना था बताता है कि किस तरह उसने अपनी बेटी के बचपन के कीमती साल यूं ही गवा दिए और केवल काम करता रहा। तो क्या इसमें कोई आश्चर्य है कि हमें खुद को और अपनी छवि को काम के अनुसार तेजी से ढाल लेते हैं। आधुनिक बातचीत में ब्रिटिश दार्शनिक एलेन बॉटन कहते हैं कि किसी से मिलने के दौरान हमारा सबसे पहला सवाल उसके कामकाज को लेकर ही होता है। जो वाक्य आमतौर पर सबसे ज्यादा चलता है, आप कैसे हैं, वे कहते हैं कि अक्सर यह भी पूछा जाता है, क्या कर रहे हैं आजकल। यह सब स्वीकार्य है, शायद हम इस तरह के आदान प्रदान से खुश हैं। जब तक लोग खुशी खुशी अपना फुर्सत का समय अपने काम को दे रहे हैं, तब तक मैं कौन होता हूं शिकायत करने वाला। लेकिन सबूत यह सलाह देते हैं कि हम में से ज्यादातर बुरी तरह अकेले हैं। मेरे मित्र की तरह ही जो कि अपनी बेटी के साथ समय गुजारना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं कर सका, हम में से ज्यादातर अपनी निजी जिंदगी और पेशागत जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जब हम विफल होते हैं, जैसा कि हम में से ज्यादातर के साथ होता है, तब हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और कुछ ऐसा है जिसे हम चूक जा रहे हैं। काम को पहचानना। एक मशहूर कहावत है, अपनी लगन के पीछे पड़ जाएं और पैसा आपके पीछे होगा। एक अन्य कहावत है, वह करें जिससे आपको लगाव हो और आपको अपने जीवन में फिर काम करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। हमारी पीढ़ी की सबसे उन्मादी सोच यह है कि हमें अपनी लगन पर गौर करना चाहिए। एक काम ऐसा जरूर होता है जो हम में से हर किसी को करना अच्छा लगता है और उसे करने से हमें संतुष्टि मिलती है जो हमें खुशी देता है, और जैसा कि अरबपति निवेशक वॉरेन बफे कहना पसंद करते हैं, हम सब काम की धुन पर रोज टैप डांस करते हैं। यह एक अच्छा आगे बढ़ने वाला विचार है कि जीवन के लिए जरूरी काम जो हमें पसंद भी हो हम सब कर सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई से कोसों दूर है। हमारे समाज की संरचना कुछ इस तरह है कि बहुत छोटा हिस्सा ही अपने मनमाफिक काम पाता है। इसे लॉटरी की तरह ही समझिए। विजेता घोषित किए जाने से पहले यह सच है कि कोई भी टिकट खरीदने वाला विजेता हो सकता है, लेकिन विजेता तो केवल एक ही हो सकता है। अगर सभी टिकट खरीदने वाले विजेता बन जाएं, तो लॉटरी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। उसी तरह अगर हम सब अपने मनमाफिक काम करने लग जाएं, तो जैसा कि हम समझ चुके हैं, समाज का ढांचा ढह जाएगा और यह बिखर जाएगा। मीडिया वास्तव में इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता। वह लगातार स्टोरी पर स्टोरी दिखाता चला जाता है कि किस तरह सेल्फ मेड लोगों ने अपने शौक को जीवित रखा और वे अमुक काम को करते हुए सफल हुए। खासतौर पर हमें यह बताया जाता है कि ऐसे लोग बहुत सामान्य लोग थे, जैसे कि आप और मैं, और अगर हम सब कुछ ठीक तरीके से करते हैं तो हम भी उन जैसे बन सकते हैं। आज के समय में वॉरेन बफे जैसा कैसे बने, यह सीखना धर्म की तरह बन गया है। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की कहानियां लगातार प्रयास करती हैं हमें यह समझाने का कि ये लोग सामान्य या औसत लोग ही थे जो अपने बलबूते ऊंचाई तक पहुंचे। हार्वर्ड में जॉब्स ने जो अपना मशहूर प्रारंभिक भाषण दिया,
उसकी गहराई में यही संदेश था, ठहरिए मत, हमेशा अपनी लगन का अनुसरण करिए। और फिर भी सिक्के के दूसरे पहलू को देखना कठिन नहीं है। शायद ही कोई उठता है। अगर कोई कल्पना करे कि उसे टॉयलेट सफाई वाला बनना है, लेकिन किसी को यह करना पड़ेगा। हम में से कितने यह ख्वाब देखते हुए बड़े होते हैं कि वे नाई, प्लम्बर, बढ़ी और निर्माण मजदूर बनेंगे। फिर भी इन कामों की समाज में जरूरत बनी रहती है। यही हाल इंजीनियरों, अकाउंटेंटों, अर्थशास्त्रियों, शिक्षकों और लुहारों के साथ भी जुड़ा हुआ है। सदियों से लोगों ने इसे समझा है। सामान्य से शब्दों में आपका पेशा ही वह है जो आप समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, बदले में आप पैसा पाते हैं। लोग अपनी नौकरी को सिवा कमाई का जरिया होने के और किसी तरह नहीं देख पाते। वास्तव में उन्होंने नौकरी को अपनी नीति मानकर स्वीकार कर लिया होता है और उसे इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उसी से पैसा कमाया जा सकता है और अपना जीवन जिया जा सकता है। आजकल का यह नया और आधुनिक समाज का ज्यादा पसंदीदा विचार है कि आपकी नौकरी ही आपको संतुष्टि देगी और यह संतुष्टि हर किसी की पहुंच में भी है। इस अपेक्षा ने अब तक यह किया कि हम में से ज्यादातर को जब नौकरी ढूंढने में सफलता नहीं मिली तो वे बहुत नाखुश होकर भी टैप डांस कर सकते थे। हम गलत सोचते हैं कि बिना लगन वाली नौकरी से चिपके रहने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम सोचते हैं कि अगर केवल हम कुछ खास करें तो हम शानदार पेशा अपना सकते हैं, जिसका नतीजा यह हो कि सोमवार को जब हम उठें तो हमारे चेहरे पर चौड़ी मुस्कान हो। हम यह संदेश कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं कि कोई कुछ भी बन सकता है। आगे की राह। अगर हमें मितव्ययिता से जिंदगी जीनी है, अगर हमें कम में ही ज्यादा संतुष्टि की भावना विकसित करनी है, तो मुझे लगता है कि हमें पहले अपने अंदर के उस डर और चिंता पर विजय हासिल करनी होगी जो हमें अनाप शनाप खर्च करने के लिए बाध्य करती है। हमारी वित्तीय आत्मनिर्भरता की यात्रा में सबसे पहले कुछ ऐसे निर्णय हम सबको लेने होंगे कि अपने आप को हम देखें और कहें, मैं जैसा भी हूं, ठीक हूं। यह कहना कठिन नहीं है, बल्कि इसे साधना या इस पर अमल करना मुश्किल है। सर्वप्रथम हमें वह वित्तीय पटकथा खारिज करनी है जो दुनिया हम पर थोपने का प्रयास करती है। इसमें ऐसा कुछ भी अनोखा या सामान्य नहीं है कि आप अपने जीवन के स्वस्थ 40 साल काम करें ताकि उसके अगले 20 साल आप आज़ादी के साथ अपना समय गुजार सकें। हम सबको यह विश्वास करना होगा कि यह संभव है कि हम पहले ही रिटायर हो जाएं और अपने जीवन का ज्यादा लुत्फ उठा पाएं। अगर आपने वित्तीय आत्मनिर्भरता हासिल कर ली तो आपको ऐसा करने की छूट भी होगी। दूसरा, अपनी सफलता के मायने को दोबारा परिभाषित करिए। पैसा और प्रसिद्धि जैसे शब्द समाज की परिभाषा हैं। आपकी क्या है अपने पति पत्नी से और ज्यादा स्नेह भरे संबंध, अपने बच्चों को इस तरह पालना पोसना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें, अपने गुस्से पर काबू पाना, डांस करना सीखना। हम सब में कोई न कोई शौक होता है जिसे हम करियर के लिए तिलांजलि दे चुके होते हैं और खुद को समझाए रखते हैं कि हम अपना वह शौक तब पूरा करेंगे जब हमारे पास समय होगा। उन्हें लिख लीजिए और उन्हें पूरा करना शुरू कर दीजिए। उनके लिए समय निकालिए, उसी तरह से जैसे कि आप अपने काम के लिए समय निकालते हैं। आइए सामना करें, अन्यथा वे अपने आप पूरे नहीं होंगे। तीसरा, यह स्वीकार करिए कि यह दुनिया सहज रूप से असमान और अन्यायी है। आपका जीवन ही आपका अपना है और इसमें केवल और केवल अपने आप से ही आपकी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। एक बार जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो मैं सोचता हूं कि हमें जलन और द्वेष एवं ईर्ष्या जैसी बातें बहुत कम परेशान करेंगी। हम अपनी विफलता का अच्छे मनोभावों के साथ स्वागत करेंगे और सफलता को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करेंगे। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण तो यह कि हम जीवन भर दौड़ेंगे नहीं, जैसे कि कोई रेस हो रही हो और लोगों को यह दिखाने के लिए कि हम कितने सफल हैं, अनाप शनाप खरीदारी से बचेंगे।